किसी भी पुरानी सभ्यता की भाषा यानी कि एंशिएंट सिविलाइजेशन की भाषा को डिकोड करना अपने आप में ही एक बड़ा चैलेंजिंग काम होता है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क भी है, क्योंकि अगर आर्कियोलॉजिस्ट किसी भी भाषा को डिकोड करने लगते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने एक बड़ी मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया, बल्कि अगर आर्कियोलॉजिस्ट किसी भी सभ्यता की भाषा को समझने लगे तो वो आज से हजारों साल पहले की पूरी हिस्ट्री को भी डिकोड कर लेते कि उस टाइम पर लोग कैसे जीवन गुजारा करते थे, किस प्रकार से वहां पर राजाओं का शासन हुआ करता था, कौन कौन से धर्म एग्जिट हुआ करते थे और सबसे बड़ी मिस्ट्री कि आखिर वो सभ्यता का अंत कैसे हुआ। आज के टाइम पर इजिप्टियन सिविलाइजेशन की लैंग्वेज को लगभग पूरी तरीके से डिकोड किया जा चुका है। इजिप्टियन सिविलाइजेशन की लैंग्वेज को डिकोड करने की अपनी स्टोरी भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। जब रिसर्च के दरमियान यहाँ पर एक बड़ा सा स्टोन आर्कियोलॉजिस्ट को मिला था जिसके एक तरफ इजिप्शियन लैंग्वेज लिखी हुई थी तो दूसरी कॉलम में ग्रीक लैंग्वेज लिखी हुई थी, जिसकी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्रीक के मदद से पूरी की पूरी इजिप्टियन सभ्यता की हिस्ट्री की लैंग्वेज को ही डिकोड कर लिया था। लेकिन फिर भी आज से 4000 साल पहले की सिविलाइजेशन हड़प्पा की लैंग्वेज को अभी तक पूरी तरीके से समझा नहीं जा सका है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे सवाल है जो आज तक मिस्ट्री बन के रह गए। अगर आर्कियोलॉजिस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की भाषा को समझ जाएंगे तो इससे हमें यह पता चल सकता है कि उस समय पर हिंदुइज्म एग्जिस्ट हुआ करता था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इंडिया में हिंदू धर्म आज से 1500 से 1000 साल पहले आए थे, तभी सारे वेदों को लिखा गया था। लेकिन अगर इंडस वैली की लैंग्वेज हमें पता चल जाएगी तो इससे दो डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहला तो ये कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन से हिंदुइज्म एग्जिट हुआ करता था, और दूसरा कि क्या संस्कृत सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज थी उस टाइम पर या फिर तमिल सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज थी उस टाइम। इन दोनों सवालों के जवाब समझने से पहले आइए मोहनजोदाड़ो की सभ्यता को शुरू से समझते हैं। साल 1872 ये वो साल था जब ब्रिटिश ऑफिसर कलिंगन पंजाब के एक ऐसे खंडर वाले एरिया में रेलवे कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे थे जिसे आसपास के लोग हड़प्पा के नाम से जानते थे। उस समय जब रेलवे के वर्कर वहां पर काम कर रहे थे तब उन्होंने एक बड़ा सा खंडर मिला जहां पर कई सारी ईंटें जो थी वो पक्की ईंटें थी वहां पर रखी हुई थी। इसलिए वर्कर ने क्या किया कि उस खंडर की जो ईंटें हैं उसको ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए वो खंडर की ईंटें ही डायरेक्ट उठा के वो रेलवे ट्रैक बनाने लगे। पर वहां पर लोग इस चीज से अनजान थे कि जहां से वो ईंटों को यूज कर रहे हैं दरअसल में वो कोई खंडर नहीं बल्कि आज से 4000 साल पहले की सिविलाइजेशन के पक्के एविडेंस है। इसलिए कलिंगन ने जब इस खंडर को देखा तो उन्हें कुछ सही नहीं लगा। उन्होंने अपने आर्कियोलॉजिस्ट टीम को कहा कि क्यों ना वो एक बार इस खंडर की छानबीन करें, और कलिंगन के इस ऑर्डर के बाद दुनिया को भारत की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन हड़प्पा के बारे में पता चला। रिसर्च में उस जगह से कई सारी ऐसे मिट्टियों के बर्तन मिले, पत्थरों के हथियार मिले और एक यूनिकॉर्न छपी हुई एक टैबलेट भी मिले। इस पर अजीब सी लैंग्वेज लिखी गई थी जो कि वहां के लोकल्स को भी समझ में नहीं आ रही। इस घटना के बाद अब तक सिर्फ हड़प्पा के सिविलाइजेशन की मिस्ट्री को ही दुनिया जान पाई थी। लेकिन साल 1924 में फिर से एक बार और एएसआई की टीम के एक मेंबर रखलदास बनर्जी ने एक दिन जांच पड़ताल करते हुए वो एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर उन्होंने बहुत ही पुरानी एक स्तूप के आकार के किले के खंडर को देखा। उन्हें इस चीज पर थोड़ा सा डाउट आया कि यहाँ पर क्या हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी टीम के साथ में इस स्तूप के छानबीन करने का ऑर्डर दिया। और इस बार एएसआई की टीम को इस स्तूप के नीचे से पूरी की पूरी एक सिटी ही मिल गई। ये इंडिया के 20th सेंचुरी की सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। यहाँ पर कई सारे बर्तन मिले, हथियार मिले, ड्रेनेज सिस्टम मिले और यहाँ पर जानवरों की बहुत सारी हड्डियां भी देखने को मिली। यहाँ पर ड्रॉइंग्स भी देखने को मिली और बहुत सारी अजीब लैंग्वेज के टैबलेट्स यहाँ पर मिले। एएसआई की टीम ने देखा कि यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर कंकालों के ढेर लगे हुए, हर तरफ ह्यूमन स्केलेटन ही पाए गए और इसी चीज पर इस सिटी का नाम रखा गया मोहनजोदाड़ो यानी कि मुर्दों का टीला। दोस्तों इससे पहले हमें हड़प्पा की सभ्यता के बारे में पता चला था और उसके बाद में वापस मोहनजोदाड़ो की सभ्यता के बारे में पता चला, और जब एनालाइज किया गया था तो पता चला कि ये सारी सभ्यता सिंधु नदी के पास में ही सिविलाइज्ड हुई थी और इसी चीज पर इसका नाम रखा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। आने वाले सालों में कई सारे और ऐसी जगह मिलती ही रही और कई सारे खोजें की गई, लेकिन फिर भी सवाल अब तक सबके मन में सिर्फ एक ही था कि आखिर मोहनजोदाड़ो में मिली इन टैबलेट्स पर क्या लिखा गया है। आज से 4000 साल पहले की मोहनजोदाड़ो सभ्यता में मिले 400 से ज्यादा सिंबल्स का क्या मीनिंग है। इसके बाद लगातार कई सारे स्कॉलर्स के द्वारा इस लैंग्वेज को डिकोड करने की कोशिश की गई पर सारे अटेम्प्ट्स फेल रहे। विदेशों की हार्वर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के लोगों ने ट्राई किया कि वो इंडस वैली की लैंग्वेज को डिकोड कर पाए, पर ये लैंग्वेज इतनी हार्ड थी कि इसके बारे में कुछ पता ही नहीं लग पा रहा था। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि रिसर्चर्स ने मोहनजोदाड़ो की जितनी ही ओल्ड इजिप्टियन सभ्यता की लैंग्वेज को डिकोड कर लिया था। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि मोहनजोदाड़ो और इजिप्ट जैसी पुरानी सभ्यता में इजिप्ट की भाषा को डिकोड कर लिया तो मोहनजोदाड़ो की भाषा को अब तक क्यों नहीं डिकोड कर पाए आर्कियोलॉजिस्ट। तो इसके पीछे का एक रीजन था रोजेटा स्टोन। दरअसल 17th सेंचुरी के दौरान ऑटोमन एम्पायर में एक वॉर छिड़ा हुआ था। उस वॉर में कई सैनिक कोशिश कर रहे थे कि एक किले की दीवार को तोड़कर गिराने का, और जो दीवार वहां पर तोड़ी गई थी उस पर कई सारे लैंग्वेज देखने को मिले। जब उस टाइम के आर्कियोलॉजिस्ट स्टोन को देखते हैं तो वो समझ गए तुरंत ही कि इसके ऊपर के जो दो
दो कॉलम है वो इजिप्टियन लैंग्वेज में लिखी गई चीजें हैं और जो नीचे के कॉलम है वो ग्रीक लैंग्वेज में लिखा हुआ। अब आर्कियोलॉजिस्ट को तो ग्रीक लैंग्वेज की नॉलेज पहले से ही थी, तो उन्होंने ग्रीक के हेल्प से पूरी की पूरी इजिप्टियन लैंग्वेज को ही डिकोड कर दिया। ये रोज़ेटा स्टोन आज भी म्यूजियम में सेफली रखा गया है और सिर्फ इसी स्टोन की हेल्प से साइंटिस्ट ने पूरी इजिप्टियन सिविलाइजेशन को ही डिकोड कर लिया था। पर अनफॉर्चुनेटली मोहनजोदाड़ो के केस में हमें ऐसा कोई भी रेफरेंस स्टोन देखने को नहीं मिला जिसमें इस लैंग्वेज का संस्कृत। लेकिन अगर हम दूसरी और भी सभ्यताओं की बात करें तो आर्कियोलॉजिस्ट ने कई सारी सभ्यताओं के लैंग्वेज को बिना किसी रेफरेंस के भी डिकोड किया है। लेकिन सवाल है कि आखिर बिना रेफरेंस के मोहनजोदाड़ो की भाषा को क्यों नहीं डिकोड किया जा सका है। तो उसके पीछे का दूसरा रीजन यहाँ पर यह है कि जो टैबलेट यहाँ पर मिली है मोहनजोदाड़ो सभ्यता की, वो कई सारे टैबलेट जो है वो इतनी छोटे साइज में है कि यहाँ पर इन टैबलेटों पर लिखा क्या है वो भी समझ नहीं आ रहा है। तो ये ऊपर से 4000 साल पुरानी है, तो बहुत सारी स्क्रिप्चर्स मिट चुकी है यहाँ पर, जिससे इन्हें पढ़ने में काफी ज्यादा परेशानियां भी आती है। और दूसरी परेशानी यहाँ पर यह है कि इन सभी टैबलेट्स पर जो चीजें लिखी गई है वो ज्यादा से ज्यादा 5 या फिर 6 अक्षर के ही है और सभी अक्षर एक दूसरे से नहीं मिलते। यहाँ पर जितने भी अक्षर यूज किए जाते हैं वो वापस ऐसे अक्षर देखने को ही नहीं मिले। इसकी वजह से कई स्कॉलर्स ने तो यहाँ तक ये कह दिया था कि ये कोई लैंग्वेज ही नहीं है, ये बल्कि एक ड्राइंग है, क्योंकि उनका कहना तो ये था कि इतने कम अक्षरों से कोई लैंग्वेज तो बन ही नहीं सकती है और ये अक्षर दोबारा रिपीट भी नहीं होते, तो इसका लैंग्वेज होना इम्पॉसिबल है। लेकिन बाद में रिसर्च में ये कंफर्म किया गया कि नहीं, ये एक लैंग्वेज ही है। अब ये लैंग्वेज ही है, इसका सबसे बड़ा प्रूफ खुद ये टैबलेट्स ही थी। इसमें ध्यान से देखिए, जो चीजें यहाँ पर लिखी गई है वो एक टाइम पर स्पेस ना बचने की वजह से नीचे लिख दी गई है। अक्सर हमारे और आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जब पेपर में जगह नहीं बचती होगी तो एंड में राइटिंग को जो है पतला करके लिखना पड़ता है या फिर कंप्रेस कर दिया जाता है, और उसने भी ऐसा ही इसके एंड में इस पैटर्न में लिखना शुरू कर दिया। यानी कि ऐसा कहा जा सकता है कि लैंग्वेज हिंदी की तरह लेफ्ट टू राइट नहीं, बल्कि लैंग्वेज राइट टू लेफ्ट की तरफ जाती है, उर्दू की तरह। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर ये कहाँ प्रूफ हुआ कि ये लैंग्वेज है? हो सकता है कि ये कोई रैंडम ड्राइंग ही हो, जो डिजाइनर होगा उसने ड्राइंग बनाते बनाते जगह नहीं बची होगी तो उन्होंने नीचे डिजाइन बना दी होगी। लेकिन बाद में इस चीज को भी प्रूफ किया गया कि नहीं, ये एक लैंग्वेज ही है, क्योंकि आज के टाइम पर जितनी भी लैंग्वेज है वो ज्यादातर देखा जाएगा तो एक पैटर्न को फॉलो करती है, चाहे वो हिंदी हो या फिर उर्दू हो या फिर इंग्लिश हो। जैसे कि मान लीजिए कि इंग्लिश का ही एग्जांपल ले तो हमेशा आर वर्ड के साथ में यू या फिर ए या फिर आई या फिर ई ओ ऐसे अल्फाबेट का यूज ज्यादातर हमने देखा होता है। पर यहाँ पर आपने कभी क्या आर के साथ में जेड या फिर वाई या फिर क्यू लेटर को पढ़ा है आपने? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सभी लैंग्वेज जो है वो एक पैटर्न पर चलती है। और जब इंडस वैली स्क्रिप्चर में भी इस रूल को फॉलो किया गया तो देखा गया कि इस डायमंड शेप के बाद हमेशा एक फिश के आकार का ही एक ड्राइंग देखने को मिलता है, जिसके बाद एक डबल लाइन का, और इसके अलावा यहाँ पर कोई दूसरे स्क्रिप्चर इसके साथ में देखने को नहीं मिलते, क्योंकि किसी लैंग्वेज में ही हो सकती है, ड्राइंग में नहीं। अब रिसर्चर्स का ये डाउट तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि चलो ये लैंग्वेज ही है, लेकिन अगर ये लैंग्वेज है तो आखिर ये किस भाषा के बेस पर है? क्योंकि ज्यादातर लैंग्वेज जो होती है वो एक दूसरे से कनेक्ट होती है या फिर इंटरलिंक होती है। तो अब डिबेट इस चीज को लेकर शुरू हो गई कि ये संस्कृत भाषा के बेस पर है या फिर ये एक तेलुगु या फिर तमिल या फिर द्रविड़ भाषा के बेस पर है। कई रिसर्चर्स यहाँ पर ये कहने लगे कि ये संस्कृत से मिलती जुलती भाषा के बेस पर है। जब संस्कृत भारत में आई थी तब ये लैंग्वेज उससे 3000 साल पहले से ही थी। तो हो सकता है कि जिन लोगों ने मोहनजोदाड़ो की लैंग्वेज बनाई होगी उन्होंने ही संस्कृत बाद में चल के बनाई होगी, क्योंकि एक टैबलेट जो इंडस वैली में मिली थी उसमें एक ड्राइंग ऐसी भी थी जिसमें एक व्यक्ति के 3 मुंह है और वो व्यक्ति मानो एक फूल पर बैठा हो, जो कि हिंदुइज्म में ब्रह्मदेव से मिलते जुलते। तो यहाँ पर भले ही कोई टेम्पल या फिर कोई रिलीजन प्लेस ना मिला हो, पर रिसर्चर्स का कहना यहाँ पर यह है कि शायद ऐसा हो सकता है कि जो हिंदुइज्म फॉलो करने वाले लोग रहे होंगे मोहनजोदाड़ो के टाइम पे, उसमें से आधे से ज्यादा लोग जो सिविलाइजेशन एंड होने की वजह से मर गए होंगे, और जो बचे होंगे उन्होंने ही आगे चल के संस्कृत भाषा को इन्वेंट किया होगा और उन्होंने उसी भाषा में वेद को लिखा होगा। और अफसोस ये सारी चीजें सिर्फ एक थ्योरी है, यहाँ पर रिसर्चर्स इस चीज को प्रूफ नहीं कर पा रहे कि इंडस वैली संस्कृत से मिलती जुलती। लेकिन अदर साइड के रिसर्चर्स कहीं ना कहीं ये प्रूफ कर पा रहे हैं कि इंडस वैली की भाषा ओल्ड द्रविडियन भाषा से मिलती जुलती। रिसर्चर्स ने इस चीज को कहीं ना कहीं प्रूव कर लिया है कि शायद ये जो टैबलेट पर लिखी चीजें हैं वो प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज है। ये प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज वो द्रविडियन नहीं है जो इंडिया के साउथ में बोली जाती है, बल्कि ये उस समय में बलूचिस्तान के एरिया में बोले जाने वाली द्रविडियन थी। आइए मैं आपको इस सील पर क्या लिखा हुआ है उसे मैं ब्रह्मी भाषा यानी कि जो ओल्ड द्रविडियन भाषा है उसके बेस पर मैं आपको डिकोड करके बताता हूं। देखो, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट रिसर्च ब्रह्मी लैंग्वेज में कई सारे ऐसे स्क्रिप्चर है जो मोहनजोदाड़ो के टैबलेट पर मिले निशान से सेम टू सेम मिलते हैं। जैसे कि इस पशुपति नाथ की सील को आइए डिकोड करते हैं। अब देखिए, ये हिंदी भाषा नहीं है, इसलिए इसे हम लेफ्ट टू राइट नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ये एक इंडस लैंग्वेज है, इसे इसलिए हम राइट टू लेफ्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला लेटर यहाँ पर है एक्स, इसे हम तो एक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन ओल्ड द्रविडियन यानी कि ब्रह्मी भाषा में सेम टू सेम लेटर एक एक्स की तरह होता है जिसे रू करके पढ़ा जाता है। इसके आगे का जो लेटर है रिसर्चर्स उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि आखिर ये क्या लिखा हुआ है। और इसके आगे का जो लेटर है वो मछली जैसा लेटर है, वो ब्रह्मी भाषा में कुछ ऐसा सिमिलर दिखता है, ये सेम मछली जैसा ही लग रहा है, इसे ब्रह्मी में माँ करके पढ़ा जाता है। और आगे का जो साइन
है वो प्रोबेबली एक वाटर फ्लो के जैसा लग रहा होगा, और ब्रह्मी भाषा में सेम टू सेम एक वाटर फ्लो जैसा ही निशान करके आता है, इसे दा करके प्रोनाउंस किया जाता है। इसके बाद का जो साइन है वो एक जार के टाइप का साइन है, जिसे ब्रह्मी में आई करके लिखा जाता है पर इसे अन करके पढ़ा जाता है। अब देखिए मोहनजोदाड़ो की सील को द्रविड़ लैंग्वेज से डिकोड करके यहाँ पर पढ़ा जाए तो यहाँ पर इसे रू मदन करके पढ़ेंगे। और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह है कि साउथ इंडिया में मदन शब्द महादेव के लिए यूज किया जाता है। साउथ इंडिया में एक छुडलई मदन गॉड की पूजा आज भी की जाती है, जिससे महादेव का स्वरूप ही मानते। तो ऐसा हो सकता है कि इस सील पर महादेव का नाम जो है वो द्रविडियन भाषा में लिखा हो और पहले यहाँ पर द्रविडियन भाषा थी ना कि संस्कृत। लेकिन इसका जवाब भी है नहीं। यहाँ पर कुछ ऐसे प्रूफ है जो इस चीज को बताने के लिए काफी है कि हिंदुइज्म और द्रविड़ लैंग्वेज तब चलती थी, लेकिन मोहनजोदाड़ो की भाषा को जो टेक्स्ट मिला है उसकी संख्या है 400 और इसे द्रविडियन की भाषा के बेस पे ट्रांसलेट किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 20 से 35 शब्दों को ट्रांसलेशन किया जा सका। तो यहाँ पर यही सारे रीजन थे जिसके वजह से आज तक रिसर्चर इंडस वैली के लैंग्वेज को डिकोड नहीं कर पाए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ऐसी और वीडियो।